स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द डबल मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स लोकसभा इलेक्शन के दौरान में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके एक लीडर के द्वारा 2 सीट से जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट किया गया था और आप देखिए कि बोथ सीट से वो इलेक्शन के अंदर विनर के रूप से इमर्ज हुए हैं। तो उनको एक सीट है उसको यहाँ पे चूज करना होगा जहाँ से उनको मेंबर है वो कंटिन्यू रहना है। अदर सीट के ऊपर आपको बाई इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल मेंबरशिप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि एट द सेम टाइम किसी भी पर्सन के द्वारा 2 हाउसेज है उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, या एक हाउस के अंदर जो 2 सीट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है किसी भी एक कैंडिडेट के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर वो यहाँ पे 2 सीट्स के अंदर में इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में विनर के रूप से इमर्ज हुए हैं तो उनको बेसिकली एक हाउस है उसको यहाँ पे चूज करना होगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट डबल मेंबरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए किसी पर्सन अर्लियर फेज के अंदर किसी हाउस का यहाँ पे मेंबर है, सपोज कीजिए वो लोकसभा का मेंबर है, या इसके अलावा अगर हम बात करें वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी मेंबर है, उनके द्वारा किसी अदर हाउस की मेंबरशिप के रिगार्डिंग में इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर उनके द्वारा किसी भी सीट को नहीं चूज किया जाता है तो उनका अर्लियर हाउस का जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मेंबरशिप है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, और उनका जो हाउस जिसके अंदर इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया उनका जो मेंबरशिप है उनको आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर वो 2 सीट से इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में उनके द्वारा किसी भी सीट को नहीं चूज किया जा सकता है तो आप देखिए कि उनका जो बोथ सीट्स का जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ऑटोमेटिकली डिजोल्व होगा बोथ सीट से ऊपर उनका जो मेंबरशिप है। तो ये डबल मेंबरशिप का जो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसके अंदर पार्लियामेंट चैप्टर है, वहाँ से जाके इसको रीड करना है स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट चैप्टर नंबर 22 है आई थिंक लक्ष्मीकांत के अंदर में, वहाँ से जाके आप इसको रीड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए क्या किसी पर्सन के द्वारा अगर 1-2 सीट से वो इमर्ज होंगे, क्या एक सीट को यहाँ पे बाई इलेक्शन फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो क्या किसी पर्सन के द्वारा कितनी सीट्स है जहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बिफोर 1996 आपको ये जो बार है वो नहीं देखने के लिए मिलता था। आप देखिए कि बिफोर 1996 किसी भी पर्सन के द्वारा अनलिमिटेड जो सीट्स है वहाँ से इलेक्शन है उसको कंटेस्ट किया जाता था। काफ़ी बार आप देखिए कि जो बिग पॉलिटिकल लीडर्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में, वो अपने कैडर को बचाने के रिगार्डिंग में या कहीं पे कन्फ्लिक्ट है पार्टी के अंदर में तो उनके द्वारा काफ़ी सारी सीट्स है वहाँ से इलेक्शन है उसको कंटेस्ट किया जाता था, या अदर जो उनके पॉलिटिकल पर्पज है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता था। इसी के रिगार्डिंग में एक एग्जाम्पल है, हमारे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 1991 का जो इलेक्शन है उस दौरान में उनके द्वारा 3 सीट्स है वहाँ से इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया था। हरियाणा से रिलेटेड हैं, ताऊ देवीलाल के नाम से इनको जानते हैं, फार्मर्स के लीडर हुआ करते थे। आप देखिए कि डिप्टी जो पीएम का जो पोस्ट है उसके ऊपर भी ये रही हैं उस समय के दौरान में। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा पंजाब का एक सीट है, पंजाब का जो फजलिका का एरिया है वहाँ से कंटेस्ट किया गया था इनके द्वारा। हरियाणा के अंदर रोहतक का जो सीट है वहाँ से इन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया था, और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक सीकर नाम की जगह है वहाँ से इनके द्वारा जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया गया। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसके ऊपर कौन पर्सन है वो रहे थे हमारे डिप्टी पीएम के रूप से, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर हम प्रेजेंट समय में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो 1996 के समय में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अमेंड किया गया और यहाँ पे एक बार है उसको लगाया गया कि एक पर्सन के द्वारा 2 सीट्स है वहाँ से ही इलेक्शन को कंटेस्ट किया जा सकता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा रायबरेली और वायनाड का जो सीट है वहाँ से इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया। तो ये डबल मेंबरशिप के बारे में, इलेक्शन कंटेस्ट के पर्सपेक्टिव से, डिप्टी पीएम के बारे में ये कुछ टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, दार्जिलिंग का जो एरिया है, आप देखिए कि इसको दोवार के रीजन के रूप से भी जानते हैं। ये दार्जिलिंग का जो एरिया है यहाँ पे आप देखिए कि आपको टी प्लांटेशन है वो देखने के लिए मिलता है, बट स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि रेल का जो एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला है। ट्रेन का जो एक्सीडेंट है जिसके अंदर एक गुड्स ट्रेन है उसके द्वारा पैसेंजर ट्रेन है उसको यहाँ पे
कोलाइड किया गया, उसका इस तरीके से जो एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से आप देखिए कि लास्ट ईयर जो 2023 के दौरान में एक ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो आपको देखने के लिए मिला था, कोरामंडल एक्सप्रेस है। आप देखिए कि कोरामंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट है कहाँ पे हुआ था, बालासोर रीजन के अंदर हुआ था। तो उस दौरान में हमने कवच जो सिस्टम है उसके बारे में रीड किया था। उस दौरान में आप देखिए कवच जो सिस्टम है उसके बारे में रीड किया था। कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है वो अप्लाई करता है, किसी भी ट्रेन का जो कोलिजन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट क्या प्रेजेंट समय में हमारे जो सभी रेलवे ट्रैक्स हैं जहाँ पे कवच सिस्टम है उसका कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि सभी जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे नहीं है। साउथ ईस्ट का जो हमारा रेलवे का जो डिवीजन है उसके अंदर कवच सिस्टम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल के अंदर में, इसको दोवार के रीजन के रूप से भी जाना जाता है। हिमालयाज का भी जो एक्सटेंशन है आपको इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि दार्जिलिंग का वो एरिया है। दोवार किसके लिए फेमस है, टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। दार्जिलिंग हमारा फर्स्ट जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो आपको देखने के लिए मिलता है। दार्जिलिंग का जो टी है उसको फर्स्ट जीआई टैग है वो दिया गया है। चाय के बारे में जब भी बात की जाती है, टी के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था उसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट जो लॉज हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं। एक 1813 का आपको चार्टर एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा कंपनी का जो कंप्लीट मोनोपोली हुआ करता था इंडिया के अंदर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से उसको अबोलिश कर दिया गया था, बट कंप्लीट नहीं किया जाता है। दो आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आप देखिए कि टी आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा और एक आपको चाइना, कि चाइना से जो ट्रेड हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का और चाय से जो ट्रेड हुआ करता था उसको यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि उसके लेटर फेज के अंदर में 1833 का जब कानून आएगा तो 1833 के कानून के अंदर में जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर कंप्लीट जो मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू चाय और चाइना के थ्रू जो ट्रेड है उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन है या एक्सेप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिवसेना नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप देखिए कि इसके अंदर बाइफर्केशन भी हुआ था। 2024 का जो जनवरी है उस दौरान में महाराष्ट्र के स्पीकर है उनके द्वारा डिसाइड भी किया गया था। एक शिंदे ग्रुप है, एक आपको उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स उसी शिवसेना का जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ग्रुप है उनके द्वारा आप देखिए कि एक इलेक्शन का जो रिजल्ट है या इलेक्शन का जो मैंडेट है उसको चैलेंज किया जाएगा। अब आपको इस न्यूज़ को हमने क्यों डिस्कस किया, आप देखिए कि जब भी पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होता है लोकसभा के दौरान में, तो इस इलेक्शन को कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो, इलेक्शन की मैंडेट है वो सही नहीं आया है, इलेक्शन के अंदर कोई भी यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन या कुछ भी देखने के लिए मिला है जिसके रिगार्डिंग में कैंडिडेट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे किसी कैंडिडेट को फेवर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं अप्रोच करोगे, आप हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करोगे। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में इनके द्वारा चैलेंज किया जाएगा। यहाँ पे हम रेल एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस किए। यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं डिस्कस किया स्टूडेंट्स, रेलवे बोर्ड के बारे में। अब रेलवे बोर्ड के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या रेलवे बोर्ड को किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा भी हेड किया गया है। तो आप देखिए कि लास्ट ईयर ही वुमेन ऑफिसर है उनके द्वारा रेलवे बोर्ड का जो हेड है उसके रूप से उनको अपॉइंट किया गया था। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड को फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ऑफिसर है उनके द्वारा भी हेड किया गया है। कॉलोनियल एरा के समय से आपको ये जो रेलवे बोर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रेलवे के प्रोसीजर के रिगार्डिंग में कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी भी आपको देखने के लिए मिलता है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए ये रेलवे के अंडर में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये रेलवे के बारे में हमने डिस्कस किया। ये गोरखालैंड का जो एरिया है, दोवार का जो रीजन है जो टी प्लांटेशन के बारे में है। इलेक्शन के अंदर कोई भी माल प्रैक्टिस का समय है, किसी को पर्सन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इलेक्शन का जो मैंडेट है या रिजल्ट है उसको चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज करेगा।
आप देखिए इसके रिगार्डिंग में आपको एक केस भी याद दिलाते हैं, इसको किस तरीके से याद रखें। राजनारायण नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा हमारी जो फॉर्मर पीएम है इंदिरा गांधी, उनके अगेंस्ट में इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया था। आप देखिए कि राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी का जो जजमेंट है वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके अंदर इलेक्शन को इनवैलिड उनके द्वारा बता दिया गया था। उसके बाद में आपको इमरजेंसी का जो इम्पोजिशन है, इमरजेंसी का इम्पोज कर दिया गया था इंडिया के अंदर में, वो सब आपको 1975 के आसपास देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नक्सली जो पर्सन्स हैं, मोइस्ट जो पर्सन्स हैं, आप देखिए कि ये बेसिकली जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड जो पर्सन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इनका एक एरिया है इंडिया के अंदर में, रेड कॉरिडोर का एरिया है, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में ये एरिया है बेसिकली। तो वहाँ पे इसको इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक बिगेस्ट थ्रेट है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप देखिए कि उनके द्वारा इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डील किया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा बेसिकली एक ऑपरेशन किया गया जिसके अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे गन डाउन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। आपको यहाँ पे डिफरेंट जो स्ट्रेटजी हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, जिससे कि नक्सल अफेक्टेड जो पर्सन्स हैं उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आया जा सके, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके। समाधान नाम का एक स्ट्रेटजी है। पुलिस को यहाँ पे स्मार्ट पुलिस के रूप से डेवलप करना है, सेंसिटाइज भी होना चाहिए पुलिस वहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है यहाँ पे आप देखिए कि लैंड है, लैंड के अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट के अंदर जो क्लेम है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इस तरीके का आपको काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो मेनली वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के अंदर जो सिक्योरिटी है, मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, एथनिक डिवाइड है, उसको ब्रिज किस तरीके से किया जाए, एथनिक डिवाइड को किस तरीके से रोका जाए, कम किया जाए उसको, उसके रिगार्डिंग में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके चेयरमैनशिप के अंदर में उनका एक मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनल सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। मणिपुर के बारे में आपको उसका जो मैप है वो जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि मणिपुर के अंदर में आपको एक फुटबॉल का जो स्टेडियम है उस तरीके से एक जोग्राफिकल फीचर के रूप से जो मणिपुर है वो उसका मैप आपको देखने के लिए मिलेगा। 60% जो पॉपुलेशन है वैली एरिया के अंदर रहा करता है, 60% जो पॉपुलेशन है वैली एरिया के अंदर है, 40% जो पॉपुलेशन है वो हिली एरिया के अंदर मणिपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि हम लास्ट 1 ईयर से मणिपुर के बारे में काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। मणिपुर के बारे में जब भी रीड करते हैं, मणिपुरी के बारे में भी रीड किया करते थे, और मणिपुरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है जो ओरिजिनली 14 हुआ करती थी, लेटर फॉर्म के अंदर में आपको कितना देखने के लिए मिलेगा? 22 है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको ऐड किया गया, जिसके अंदर एक 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर कोंकणी है, नेपाली है और मणिपुरी है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया है जो शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से। कर्नाटका की जो फॉर्मर सीएम है उनका जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया गया है सीआईडी के द्वारा। आप देखिए कि इनके अरेस्ट के रिगार्डिंग में हाई कोर्ट के द्वारा इनको रोका गया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा फॉर्मर सीएम को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, पॉलिटिकल वेंडेटा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉक्सो के बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस है। यहाँ पे चिल्ड्रन का जो एज लिमिट है वो क्या है? 18 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है पॉक्सो के अंदर में चिल्ड्रन का, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे चिल्ड्रंस का डिफरेंट लॉज के अंदर में उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 16 ईयर से बिफोर जो पर्सन है उनको चिल्ड्रन माना गया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो एजुकेशन के जो आर्टिकल्स है वहाँ पे भी एज ग्रुप है जो डिफरेंट है, कहीं पे 6 to 14 है, कहीं 0 to 6 है, उसको चिल्ड्रन माना गया है। चिल्ड्रन पॉलिसी है उसके अंदर में 12 ईयर का जो पर्सन है उसको चिल्ड्रन माना गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको चिल्ड्रन का जो डेफिनेशन है, चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। पॉक्सो के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर 18 ईयर का जो आपको देखने के लिए मिलता है। डंगर कम्युनिटी है, कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा के परस्पेक्टिव से डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? एक तो कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटी का प्रेजेंस है वो कहाँ पे है।
क्या आप यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बताना, वन गुजर नाम का एक कम्युनिटी है जिसके बारे में काफ़ी बार हम रीड करते हैं। एक गुजर बकरवाल है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट हम वन गुजर जो कम्युनिटी है उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट के अंदर उनका जो संख्या है आपको देखने के लिए मिलता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में जो वन गुजर कम्युनिटी है वो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। किस रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है स्टूडेंट्स, गोदावरी नाम का जो रिवर है उसके ऊपर इसको बनाया गया है, इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट है। न्यू पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर पावर के अंदर आया है, तो उनके द्वारा आप देखिए कि कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी है, अर्लियर पॉलिटिकल पार्टी को उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाएगा। फिर वो जो इस समय पावर के अंदर नहीं है, जब वो पावर के अंदर में आएंगे उनके द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये आपको एक पॉलिटिकल जो गेम है वो देखने के लिए मिलता है। क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। अपोजिशन के अंदर अगर आप हैं तो आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसका जो क्रिटिसिज्म है उसको यहाँ पे कैरी आउट करोगे। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, किस पे बनाया गया है, गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है, आप देखिए कि आपने एक फ्रीडम फाइटर हैं अल्लूरी सीतारमन राजू हैं, उनके बारे में आपने रीड किया होगा, जिनके मन्यम वेरुडू के नाम से भी जानते हैं, कि जंगल का जो हीरो हैं उनके नाम से भी उनको जाना करते हैं। तो उनका वो जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के नेम के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि यहाँ पे इलूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिचुएटेड। और इलूरू के अलावा आप देखिए कि जो अल्लूरी सीताराम राजू नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नेम के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट का नेम किया गया है, वहीं पे ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जट आंध्र प्रदेश। सपोज कीजिए आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि ये जो पापी हिल्स है, पापीकोंडा नाम का जो नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नाम का जो नेशनल पार्क है वो भी इस नियर बाई एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, लाइन्स के बारे में है कि आप देखिए कि यहाँ पे गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, भावनगर का एरिया, अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि एक ट्रैक के ऊपर में लोको पायलट के द्वारा 10 के आसपास जो लाइन्स है वो बैठे हुए थे ट्रैक के ऊपर में। लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे लाइन्स हैं जिनका डेथ हुआ है स्टूडेंट्स। वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप देखिए कि ये आउटर पेरीफेरी का एरिया है जहाँ पे आपको ये जो ट्रैक है वो देखने के लिए मिलता है, एक जो पोर्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स लोको पायलट का सूझबूझ या उनका ये गुड डिसीजन है, उसकी वजह से ट्रेन को रोका गया जिससे 10 लाइन से उनको बचाया गया है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, गुजरात के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आपको लाइन से उनको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिएगा आपने गिर नेशनल पार्क के बारे में रीड किया होगा। तो स्टूडेंट्स गिर नेशनल पार्क का ही जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है वहाँ पे ये जो ट्रैक है उसके अंदर में इस तरीके से बचाया गया है लाइन्स को। लास्ट ईयर्स के अंदर में कुछ यहाँ पे आपको जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिलती है ट्रेन के साथ में कोलिजन की वजह से, ट्रेन के साथ में एक्सीडेंट की वजह से लाइन्स का। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात का जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का कौन सा है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये आपको जो लाइन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो एसेटिक लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे गिर नेशनल पार्क के अंदर में। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि जो भी हमारे ट्रेड सेक्टर के अंदर गैप्स हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश करना चाहिए। 2023 के अंदर इंडिया का जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कितना परसेंटेज जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ, कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एग्जाम पर्पज से आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको याद नहीं रख सकते और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो भी नहीं पूछे जाएंगे। आपको बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए प्रेजेंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि पोस्ट कोविड एरा के अंदर में जो पोस्ट कोविड-19 का एरा है उसके अंदर ट्रेड है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ था, पर 2023 का जो लास्ट फेज है उसके अंदर में आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट की वजह से रेड सी के एरिया के अंदर में जो ट्रेड है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है स्टूडेंट्स। रेड सी के एरिया के अंदर जो ट्रेड है उसको कैरी आउट नहीं किया गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी जो सी पायरेसी का जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
ट्रेड का डिक्लाइन के रिगार्डिंग में जो डिमांड एंड जो यहाँ पे सप्लाई का जो मिसमैच है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड के पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, किसके पर्सपेक्टिव से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ? रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके, पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। बट क्या स्विट्जरलैंड के द्वारा रसिया को भी एज ए पार्टी के रूप से इनवाइट किया गया था कि उनके द्वारा भी अपना पक्ष रखा जाए? स्टूडेंट्स, रसिया को नहीं इनवाइट किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? यूरोपियन यूनियन के अंदर में है, यूरोप के अंदर में है, लैंडलॉक ये कंट्री है। इसके नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना था। कल आपको होमवर्क भी दिया था, होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो नहीं याद हो रहेगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करोगे। क्योंकि आप देखिए कि आपको होमवर्क ये दिया गया था कि आपको बताना है इसके नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं स्विट्जरलैंड के। काफ़ी वजह से ये फेमस है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे 90 कंट्रीज के अंदर में 82 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे जो रिजल्ट था, जो आउटकम का जो डॉक्यूमेंट है उसको एंडोर्स किया गया है। इंडिया के द्वारा उसको नहीं साइन किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, उनके इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप से आपको रसिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए उन कंट्रीज के द्वारा बेसिकली इस आउटकम है उसको एंडोर्स नहीं किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, चाइना है, चाइना के द्वारा भी यहाँ पे इसको नहीं एंडोर्स किया गया है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि प्रेजेंट समय में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। ग्लोबल लीडर्स को एक कंसेंसस को डेवलप करना चाहिए, जिस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ या ह्यूमन लाइफ का जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है जो कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके एम्बिशंस की वजह से उसको रिजोल्व किया जा सके, जिससे कि यहाँ पे जो पीस है उसको इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिले। अंटार्कटिका की रिगार्डिंग में आप देखिए कि अंटार्कटिका ट्रीटी का एक आपको जो प्रोसीजर है वो इंडिया के कोचीन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका ट्रीटी जो कंसल्टेटिव मीटिंग है, अंटार्कटिका ट्रीटी जो कंसल्टेटिव मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये आपको कोची के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है, केरला के अंदर में। आप देखिए कि इस मीटिंग के अंदर में अंटार्कटिका का जो लास्ट कॉन्टिनेंट है उसको किस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म है या जो एडवेंचर के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स का वहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज हुआ उसको कैसे रोका जाए, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 90s के एरा के अंदर में, तो आप देखिए काफ़ी कम पर्सन्स है वो जाया करते थे वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म इस सभी के रिगार्डिंग में। पर 2022-23 का अगर हम डाटाज के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट 2022-23 के अंदर में आपको 1 लाख के आसपास जो पर्सन है, 1 लाख के आसपास जो पर्सन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो वहाँ पे अंटार्कटिका के रीजन के अंदर में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से विजिट किया करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक कंसर्न्स भी है कि वहाँ पे जिस तरीके का सिचुएशंस है उनको डील करने के रिगार्डिंग में इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि किस तरीके से हमारा जो लास्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का जो प्रेजेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, रिसर्च स्टेशन वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे टूरिज्म को रेगुलेट करना है, उसको प्रॉपर वे में किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं, इंडिया के रिसर्च स्टेशन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स अंटार्कटिका के अंदर में, उसके बारे में आप बताना। क्या किसी कंट्री के द्वारा अंटार्कटिका के अंदर में जो लैंड है कि ये हमारा ज़मीन है, क्या इसका भी क्लेम किया जा सकता है? सपोज कीजिए अंटार्कटिका है, किसी कंट्री के द्वारा क्लेम कर दिया जाए ये हमारा ज़मीन है, तो स्टूडेंट्स ये क्लेम है अंटार्कटिका के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अंटार्कटिका ट्रीटी का एक जो एक्ट है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि इम्प्लीमेंट किया गया था लास्ट ईयर 2022 के अंदर में। मर्सनरीज के बारे में है, आप देखिए कि वॉर जोन के अंदर में सपोज कीजिए जो रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे रसिया के द्वारा किसी भी थर्ड कंट्री है जो थर्ड पार्टी है उसके जो पर्सन्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा एज ए मर्सनरीज के रिगार्डिंग में। इनके रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से आपको कोई भी लॉ है वो नहीं देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय के अंदर वॉर जोन्स के अंदर में, कि जो थर्ड पार्टी के जो पर्सन्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है वॉर के अंदर में उनके रिगार्डिंग में कोई भी लॉ है वो नहीं है इनके रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी सारे इंडियंस हैं उनको जॉब के रिगार्डिंग में बुलाया गया है स्टूडेंट्स, और आप देखिए कि उनको एज ए मर्सनरीज के रूप से अपॉइंट किया गया वॉर जोन्स के अंदर में, जिनके अंदर कुछ पर्सन्स हैं उनका भी डेथ हुआ था।
एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया और यूएस से उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, रिव्यू प्रोग्रेस किया गया है आईसीटी के बारे में। आईसीटी क्या है स्टूडेंट्स? इनिशिएटिव है क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी रिगार्डिंग में इंडिया और यूएस का एक इनिशिएटिव है कि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर में कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। उन इनिशिएटिव के अंदर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनको उनके कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से ये आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि जो कंप्लीट मीटिंग है, जो पन्नून नाम के पर्सन है उनके इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में कंप्लीटली साइलेंट है। एक निखिल गुप्ता नाम के जो पर्सन है उनको भी आप देखिए कि किसी अदर कंट्री के अंदर में जो उनको डिपोर्ट किया गया है, यूएस का आपको रोल है वो देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का इस तरीके से काफ़ी सारे कंसर्न जो 5 आई अलायंस के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर कनाडा के द्वारा रेज किया गया था कि टारगेटेड किलिंग है, उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका रोल है। तो वो आपको उसके रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा डिनाई किया जाता है कि उनका कोई भी रोल नहीं है इस तरीके से। 5 आई अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 आई अलायंस जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय क्रिएट किया गया इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से। इनिशियल किसके द्वारा किया गया था? यूएसए एंड यूके के द्वारा किया गया था। बाद में आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज अबाउट द 5 आइज अलायंस। डिजी यात्रा को आप देखिए कि होटल, रेल ट्रैवल और पब्लिक प्लेसेस के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिजी यात्रा फाउंडेशन है जिसके अंदर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर में। एक हैसल फ्री, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक सीमलेस मूवमेंट एट द एयरपोर्ट, उनकी रिगार्डिंग में जो डिजी यात्रा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन के रिगार्डिंग में भी आपको ये इसके रिगार्डिंग डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। 2023 का जो दिसंबर है उस दौरान में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था, डिजी यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है। डिजी यात्रा के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि आप देखिए कि डिजी यात्रा जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी फंडिंग है उसको नहीं प्रोवाइड किया जाता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। एक सीमलेस हैसल फ्री मूवमेंट के रिगार्डिंग में है कि आपने अपना डिजी यात्रा आईडी आपने क्रिएट किया, अपना जो वेरिफिकेशन आपने किया अपने 2 वे प्रोसेस के थ्रू में, आपको डायरेक्टली जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसको एक्सपेंड किया जा सकता है अदर एरियाज़ के अंदर में। 2018 के समय इम्प्लीमेंट के अंदर आता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसके अंदर में रोल है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसके एक एज ए पार्टनर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रेट निकोबार के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का एरिया के डेवलप करने के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट है जिसको कि नोट दिया गया है, जिसको कि यहाँ पे अलाउ किया गया है। उसी के रिगार्डिंग में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में कहा गया कि उस जो ग्रेट निकोबार के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट डेवलप करना है उसको नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इफेक्ट होगा, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मेकेडाटू प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर में है? कावेरी रिवर के ऊपर में है। कन्फ्लिक्ट ये है कि आप देखिए कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि तमिलनाडु का यहाँ पे जब परमिशन होगा उसी के बाद में आपको ये जो मेकेडाटू प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक चेक डैम है, ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग में इसको क्रिएट करना है। पर तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं उनका कंसर्न्स है कि उनका जो वाटर है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा अगर यहाँ पे मेकेडाटू प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली आप देखिए कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। किस नाम से जाना जाता है कावेरी रिवर को? पोन्नी का नाम है वो भी जाना जाता है। और कावेरी ऐसा रिवर है स्टूडेंट्स, हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, तो हाफ इसका जो कोर्स है जो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू वाटर रिसीव करता है और हाफ जो कोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि अक्टूबर नवंबर के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, उस दौरान में अपना जो पानी है वो रिसीव करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि सिक्किम के अंदर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एरिया है वहाँ पे काफ़ी हैवी जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी इवैक्यूएट किया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नॉर्वे के द्वारा फिलीपाइंस अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया गया कि वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, फंडिंग रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर ऑस्ट्रेलिया का विजिट के लिए गए थे, उन्होंने कहा है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो एक
अच्छे फेज के अंदर वापस से बैक ट्रैक आए हैं, वापस से ट्रैक के रूप से इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में। न्यूजीलैंड के अंदर में सिप के पर्सपेक्टिव से कुछ इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है, उसके बारे में बताया गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो सेपरेट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो कुक स्ट्रेट उसका नेम है जो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है? तो उस स्टेट के बारे में आप ज़रूर से रीड करना कि उस स्टेट का जो नेम है वो क्या है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो सिचुएटेड है। G7 के अंदर आप देखिए कि चाइना उसका पार्ट नहीं है, तो G7 का जो एरोगेंस के बारे में डिस्कस किया गया है चाइना के द्वारा, चाइना G7 का जो पार्ट है वो नहीं है। इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा जो वार कैबिनेट उनका हुआ करता था उसको आप देखिए कि डिजोल्व कर दिया गया है। इजराइल के अंदर में आप देखिए कि एक आपको जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का एक रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है जो कि पैलेस्टीनियन पर्सनस के रिगार्डिंग में है, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इजराइल के द्वारा अपना जो होस्टाइल जो एक्टिविटी है उनको तो रोका गया है, बट काफ़ी सारे अभी कंसर्न्स हैं। जो हमास का जो डोमिनेशन का एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यूके के अंदर इलेक्शंस है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस को यूज करने के लिए कुछ कश्मीर है उसका इशू को यूज़ किया गया है इनके द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि इंडिया के अंदर ही नहीं है, पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा बेनिफिट को यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। एक टॉपिक यहाँ पे रह गया था, हमने कंचनजंगा ये जो ट्रेन का नाम है, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। और ये जो ट्रेन है जो एक्सीडेंट यहाँ पे सामने आया है, और कंचनजंगा के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए, इंडिया का नेचुरल कैटेगरी में, कल्चर कैटेगरी के अंदर यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है। अगर हम मिक्स कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो कौन सा है? कंचनजंगा। इंडिया की टोटल कितनी साइट हैं यूनेस्को का हेरिटेज लिस्ट के अंदर में? 42 हैं। 2 रिसेंटली ऐड किया गया जिसका यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है। शांति निकेतन है, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, एनसेम्बल्स ऑफ द होयसाल डायनेस्टी, और शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वहाँ पे आश्रम बनाया गया था। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेट वेस्ट बंगाल वहाँ पे सिचुएटेड है। वहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी उनका देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।